हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो सेंटर ऑफ मास की बच्चों आज हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में बच्चों मैंने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पढ़ा दी थी आप लोगों को। सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम मैंने करवा दिया था, 2 पार्टिकल सिस्टम हो, 3 पार्टिकल सिस्टम हमने किया था क्वेश्चन। और उसके साथ साथ जब कंटिन्यूअस बॉडीज का जब सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की बात आती है बच्चों, उसमें भी हम लोगों ने ऑलरेडी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो मैंने आप लोगों को डेरिवेशन करवा दिया था। और रॉड में भी बच्चों हमने यूनिफॉर्म रॉड जो होती है उसका सेंटर ऑफ मास तो बच्चों मिड पॉइंट पे आता है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड जो होती है बच्चों उसका सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला बताया था जिसमें लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स की पावर एन था। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स की पावर एन वाला मैंने आप लोगों को एक डेरिवेशन ही करवाया था। ठीक है, तो अब बच्चों जिन बच्चों का भी जो ये जो क्या कहते हैं बैकलॉग वगैरह रह गया था, मेरे ख्याल से बैकलॉग तुम लोगों ने सबने कंप्लीट कर लिया होगा। सौरभ एक चाय के लिए भी बोल देना, उसको फोन कर देना उसको ना। तो बैकलॉग बच्चों तुमने कंप्लीट कर ही लिया था, कर ही लिया होगा मतलब यहाँ तक तो। ठीक है, तो बैकलॉग अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो अब हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देखो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक और रोटेशनल मोशन। अगर आप चाहते हो कि आपको ये 11th में पूरा टाइम फिजिक्स का जो एक दर्द रह जाता है हमेशा, ये ना रहे आप लोगों के साथ, तो बच्चों इन 2 टॉपिक के लिए मैं जैसे जैसे मैं कराता जाऊँ ना बच्चों, इन टॉपिक में किसी भी तरीके का बैकलॉग मत आने देना। ये जो टॉपिक है बच्चों देखो मिनिमम टाइम में मैं कंप्लीट करा रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है कि ड्रॉपर्स को मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ड्रॉपर्स को मिनिमम टाइम में कंप्लीट कराऊंगा तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट मिस करवा दूंगा, नहीं, पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें पूरा का पूरा। लेकिन बस ये है कि तुम लोगों को अपना ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को किसी भी तरीके का बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। नहीं तो ये दोनों टॉपिक बच्चों फिर दोबारा में कभी कवर हो ही नहीं पाते, मतलब वो कॉन्फिडेंस कभी आता ही नहीं। मैंने देखा ही नहीं किसी बच्चे को उतना कॉन्फिडेंस दोबारा गेन करते हुए। अगर ये एक बार मिस हो गया, ये गया। ये टॉपिक इस तरीके के हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे जैसे चल रहे हैं बच्चों वैसे वैसे आप जो इसको कंप्लीट करते जाओ। तो कल बच्चों मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिया था। ठीक है, मतलब पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी तुम्हें सेंटर ऑफ मास का एक डेरिवेशन करवा दिया था बच्चों। दो दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है, इसमें छोटी छोटी सी होती है। एक होती है बच्चों लीनियर मास डेंसिटी। इनको मैं थोड़ा सा तुम लोगों को पहले यहां पर समझा देता हूं। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है और सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है और वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बच्चों लीनियर मास डेंसिटी के बारे में। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी, और इसको बच्चों लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है बच्चों, सबसे पहली बात इसकी बात की जाती है व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेंथ। व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ, तो बच्चों हम लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं। अब लेंथ में बच्चों कौन कौन से केस होंगे जिनमें मास उसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कोई रॉड है बच्चों ना, एम मास की एल लेंथ की, तो ये एम मास की बच्चों एल लेंथ की एक रॉड है। इसका टोटल मास बच्चों कितना है रॉड का, एम के बराबर। लेंथ कितनी है बच्चों इस रॉड की, एल के बराबर। ठीक है, एम मास की एल लेंथ की एक रॉड है। अब बच्चों ये मास ऐसा भी हो सकता है कि यहां से यहां तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब हर जगह पे बराबर बराबर तुमने मास का डिस्ट्रीब्यूशन किया हो। सो इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मास बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है ना, अगर आपने मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो लैम्डा जो है ना बच्चों इसमें कांस्टेंट रहेगा। लैम्डा मतलब हर जगह पे लीनियर मास डेंसिटी सेम रहेगी और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों m डिवाइडेड बाई एल के बराबर। मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं बच्चों लैम्डा। थैंक यू, थैंक यू। सर मेरे लैपटॉप में लोड नहीं हो रहा है क्लास, पता नहीं यार, तुम शायद, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों क्लास लोड होने में या किसी तरीके की? ऐसा तो आपको कोई ब्लॉक भी नहीं कर रखा है इधर से ना, मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने पूरे लेंथ में मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बच्चों,
तो लैम्डा जो होगा वो m अपॉन l के बराबर होगा। लेकिन इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है, तो बच्चों मास ना अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये ना। तो जैसे एक रॉड है बच्चों ए बी, और इसमें बच्चों आपने कुछ मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मान लो लैम्डा जो है एक फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। एक्स बच्चों कहां से दे रखा है, मान लो इस वाले एंड से दे रखा है। तो इसमें लैम्डा को बच्चों, लैम्डा का मतलब पता है क्या होता है? लैम्डा का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके, जहां से ये एक्स दे रखा है तुम्हें ना, लैम्डा में जो एक्स डिफाइन कर रखा है, एक्स डिस्टेंस पे जाके अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे ना बच्चों dx लेंथ का, तो आप इस छोटे से एलिमेंट का मास लिख सकते हो dm, और dm आएगा यहां का लैम्डा जो यहां का होगा एट एनी एक्स इंटू dx के बराबर ये होता है। और अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे यू विल गेट द टोटल मास, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना बच्चों कि जब भी लैम्डा वेरिएबल होगा ना, तो आप एक छोटे से एलिमेंट का मास लिख सकते हो। आप डायरेक्ट, जैसे इसमें आप पूरी लेंथ का मास लिख सकते हो, जैसे आपको अगर इसका लैम्डा गिवन है लैम्डा, तो इसका जैसे पूरा मास होगा ना बच्चों लैम्डा इंटू एल के बराबर होगा, इसमें लिख सकते हो। जैसे होता है ना कि आपको किसी ने बोला कि 10 एप्पल का प्राइस 120 रुपीज है, तो आप कहोगे हर एक एप्पल का प्राइस क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि सर हर एक एप्पल का जो प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 12 रुपए, ठीक है। 10 एप्पल का प्राइस, अगर 10 के 10 एप्पल ना बिल्कुल आइडेंटिकल साइज के हैं, तो आपने किसी से 10 एप्पल लिए, उसने 120 रुपए आपसे चार्ज किए, तो अब आप ये कह सकते हो कि हर एक एप्पल, क्योंकि सारे एप्पल आइडेंटिकल हैं, तो हर एक एप्पल का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 12 रुपए। तभी तो 10 एप्पल का 120 रुपीज हो जाएगा। लेकिन बच्चों सपोज करो उसमें ऐसा होता कि सारे एप्पल आइडेंटिकल नहीं होते, सबका साइज अलग अलग होता। 120 रुपए में आपने 10 एप्पल लिए। अब बच्चों क्या आप ये कह सकते हो कि हर एक एप्पल का जो प्राइस है वो 10 रुपए बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। आपको एक एप्पल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला एप्पल, अच्छा फिर आप कोई ना कोई चीज जैसे उसका वेट मेजर करोगे या कुछ और तरीके से उसका प्राइस अलग आएगा, दूसरे एप्पल का प्राइस अलग आएगा, तीसरे एप्पल का प्राइस अलग आएगा, क्योंकि अब इनके वेट जो है ना सेम नहीं है, तो उनका प्राइस बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। क्या ये बात समझ में आई? तो यही यहां पे होता है कि लैम्डा जो होता है ना वो मास पर यूनिट लेंथ है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आप हर एक dx लेंथ का मास सेम नहीं बोल सकते। आप हर जगह का लैम्डा लोगे और वहां की dx लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द मास ऑफ dx लेंथ। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों एक और केस बनता है इसमें, जिसमें मास जो है लेंथ में ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जो रिंग होती है ना बच्चों, रिंग, इसमें भी मास बच्चों लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ये कोई रिंग है, मास m और रेडियस r, और ये नॉन यूनिफॉर्म है सपोज, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए कि इसका मास जो है बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा। तो अब इसमें एलिमेंट कैसा लोगे? रिंग के केस में बच्चों हमेशा एलिमेंट पता कैसा लिया जाता है, किसी थीटा एंगल पे जाके, जैसे इनमें तो बच्चों एक्स डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया जाता है। रिंग के केस में एलिमेंट लिया जाता है बच्चों ऐसा, क्योंकि आर्क लेना पड़ेगा ना आपको इसमें एलिमेंट। तो आप बोलोगे कि सर थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल सबटेंड करता हुआ एक छोटा सा मैं आर्क लूंगा जिसकी लेंथ आर डी थीटा होगी। अब इसका जो डीएम होगा ना बच्चों, रिंग का जो डीएम होगा, ये दूसरा केस है जिसमें हमें लैम्डा की जरूरत पड़ती है, ये होगा लैम्डा आर डी थीटा के बराबर, ठीक है। तो उसका डीएम लिखने का तरीका ये है, और रॉड में डीएम लिखने का तरीका बच्चों ये है। ये बात समझ में आई आपको? चलो इंटीग्रेशन पे ना बच्चों तुम्हें एक और अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। आपको मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन में ना, मतलब इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके इंटीग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करेगा।
एलिमेंट लेना एंड ऑल, इन सबको ये बच्चा अच्छा करेगा। बच्चे यहां पे एक रॉड है जो कि रखी हुई है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शंस हो गई बच्चों, ये वाई एक्सिस हो गई, ये बच्चों एक्स एक्सिस हो गई, और यहां पे एक रॉड रखी हुई है एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, ठीक है। ये डिस्टेंस बच्चों L/2 के बराबर हो गई और ये L के बराबर हो गई। रॉड ए भी दे रखी है, ठीक है। लैम्डा जो लीनियर मास डेंसिटी है बच्चों, इसकी लीनियर मास डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स is given as लैम्डा। बच्चों इसका दे रखा है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, ठीक है भाई। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स दे रखा है, वेयर एक्स इज कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स तो तुम्हें समझ में ही आ रहा है कि एक्स है क्या, एक्स एक्सिस पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा रखी है। फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड बी, बी वाले एंड से बच्चों सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है आपको ना। मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया एक। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एंड बी, बी वाले एंड से बच्चों सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी ये हमें बतानी है। मतलब बेसिकली एलिमेंट लिया कैसे जाता है, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो करूं बच्चों मैं इसको डिस्कस करूं, L/2 नहीं आएगा भाई, ठीक है। चलो बच्चों जो लैम्डा है ना वो किसका फंक्शन दे रखा है हमें, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है, कहां से मेजर कर रहे हैं हम, ओरिजिन से, ओरिजिन तो यहां है ना। तो हम इस रॉड को क्या कंसीडर करेंगे कि हम इस रॉड को बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर बना हुआ मानेंगे, डीएक्स लेंथ के बहुत सारे पॉइंट मास यहां पर रखे हुए हैं, उन सब का सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पता करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा करते हैं, इसमें बहुत सारे जो पॉइंट मास है उनमें से एक पॉइंट मास हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिसको हम अपना एलिमेंट बोलेंगे। तो मैंने कहा कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लो,
ठीक है, यहां पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, dx के बराबर, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट हमने ले लिया बच्चों, dx के बराबर लेंथ है। यहां का जो लैम्डा है ना बच्चों, लैम्डा दैट इज लैम्डा नॉट इनटू एक्स, मतलब वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसका जो dm आएगा ना बच्चों, dm वो आएगा लैम्डा नॉट इनटू एक्स इनटू dx के बराबर, और इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता ही है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट पता है कितना आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट xcm, फॉर्मूला याद है, x इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। हाँ भाई dm कितना है वो दे रखा, x इंटू लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसकी लिमिट कहां से कहां तक लगानी है बच्चों, मुझे बताओ, जो ये एलिमेंट आएंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, l/2 से लेके 3l/2 तक। तुम लिमिट किसकी लगा रहे हो, x की। तो पहला एलिमेंट आपको कहां मिलेगा, l/2 पे, तो पहली लिमिट कहां पे आएगी बच्चों, l/2 से लेके कहां मिलेगा, लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा जिसको तुम्हें कवर करना है, 3l/2 पे, l/2 से 3l/2। समझ में आया बच्चों लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं। आपको आपने ये एलिमेंट चूज करने, ये वाला, ये वाला, इन सबको कवर करना है, इन सबका सेंटर ऑफ मास चाहिए तुम्हें। ये वाला कहां तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तुम्हें, बी वाले पॉइंट तक, ए से लेके बी वाले तक। ठीक है, तो ये बच्चों लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लैम्डा नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर आएगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, तो 27 l की पावर 3 डिवाइड बाई 8, 1/3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, माइनस का l क्यूब डिवाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1/2, 9 l स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस का l स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 26 डिवाइड बाई 8, और यहाँ भी 8 हो गया, 8 से 8 तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक और 8 आ रहा होगा, 13l डिवाइडेड बाई 12, तो 13l डिवाइडेड बाई 12 बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम B इज इक्वल टू 3l/2 माइनस का 13l डिवाइड बाई 12, तो 36 18 माइनस 5l/12 will be the answer. 5l divided by 12 will be the answer. 5l divided by 12, क्योंकि बच्चों x कोऑर्डिनेट आया, वो जो 13l/12 है ना बच्चों, दैट इज द x कोऑर्डिनेट, मतलब ओरिजिन से वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आ गया। ओरिजिन से b का डिस्टेंस कितना है, 3l/2, तो 3l/2 में से ये वाला सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन माइनस कर दो, यू गेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एंड b। क्या ये क्वेश्चन बच्चों आपको पूरा क्लियर हुआ, लिमिट मैंने l/2 से 3l/2 क्यों लगाई, x मुझे कहां से दे रखा था। हाँ, अगर उन्होंने बोला होता कि लैम्डा जो है लैम्डा नॉट आर है, मान लो ना आर, आर को उन्होंने बोला होता कि आर जो है ना ए से मेजर कर रहा हूं मैं, तो फिर मैं आर की लिमिट पता है क्या लगाता, अगर ए से मेजर कर रहे होते वो, तो फिर मैं लगाता बच्चों क्या, 0 से एल तक, ठीक है, वो ए से ही तो चल रहा है, ए से लेके बी तक जाना है, तो 0 से स्टार्ट करना होता फिर। तो अगर डिस्टेंस ए से दे रखी होती तो बच्चों अलग आता, और एक्स कहां से दे रखा था मैं, ओरिजिन से, तो हमें पहले एलिमेंट का डिस्टेंस ओरिजिन से अलग मिलेगा, लास्ट वाले एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलग होगा, और हम इसको बच्चों इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे लगता है बच्चों इस पे ये वाला क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, वी कैन मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आर्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आर्क,
मेरे पास आर्क बनाने का और कोई तरीका नहीं है बच्चों ना। ठीक है भाई, आर्क बनाने का एक ही तरीका था। तो ये एक आर्क है बच्चों, जो जिसका जो एंगल है थीटा नॉट के बराबर दे रखा है, लेमडा नॉट इसका यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म आर्क है, मतलब ना इसकी मास जो है ना पूरी इस आर रेडियस के इस आर्क में, मतलब मास m जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मास लिखो, मास लिखो तो ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो मास m बच्चों इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, इसका हमें सेंट्रोमास पता करना है बच्चों ने। इसका सेंट्रोमास क्या आएगा, इसका, किसका, यहां से यहां तक जो आर्क है ना, इसका सेंट्रोमास पता करना है बच्चों। सेंट्रोमास पता करने के लिए क्या, कौन सा तरीका हमें पता है? हमें पता है कि अगर हमें छोटे छोटे पॉइंट मास दे रखे हो ना, और अगर हमें उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताऊं, तो हम सेंट्रोमास का एक्स कोऑर्डिनेट अलग से पता कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट अलग से पता कर सकते हैं। ये पता है हमें, पिछली क्लास में बच्चों ये कराया था मैंने तुम्हें। पर ये तो कंटिन्यूस मास है, तो कंटिन्यूस मास को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो, ताकि हर एक टुकड़े को आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सको। तो मैंने ये कहा कि देखिए जी, यहां से किसी थीटा एंगल पे अगर मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं, थीटा एंगल पे जाके बच्चों, या अल्फा एंगल पे मान लो, डी अल्फा एंगल सबटेंड करता हूं, अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आर, डी अल्फा के बराबर, तो मैं इस छोटे से टुकड़े को एक डीएम मास कंसीडर कर सकता हूं। इस छोटे से टुकड़े को डीएम मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके डीएम मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आप कहोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है आपको, तो ऐसे पता, वाई एक्स और वाई ऐसे पता लगेंगे। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, तो ये आर है, तो ये आर कॉस अल्फा के बराबर होगा, और ये आर साइन अल्फा के बराबर होगा। तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा। ठीक है, आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा बच्चों इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। अच्छा, डीएम मास कितना होगा, डीएम लैम्डा नॉट इनटू उसकी लेंथ आर डी अल्फा के बराबर, ये आएगा बच्चों डीएम मास। अब मुझे बच्चों इन सबका सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट पता करूंगा सेंटर ऑफ मास का, और उसका फॉर्मूला है एक्स, जो डीएम मास है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट इंटू डीएम डिवाइडेड बाई डीएम। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों डीएम मास का वो क्या है, आर कॉस अल्फा इंटू लैम्डा नॉट आर डी अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट आर डी अल्फा। ओके, अब यहां पर लिमिट किसकी लगानी है मुझे, अल्फा की। अल्फा की लिमिट बच्चों पता है कैसे डिसाइड होगी? आप अल्फा स्टार्ट कहां से कर रहे हो, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होगा बच्चों, ये वाला। तो यहां पे अल्फा क्या होगा बच्चों, यहां पे अल्फा जीरो होगा ना। अरे इस वाले एलिमेंट के लिए अल्फा जीरो होगा। ऊपर चलते जाओगे अल्फा बढ़ता जाएगा, अलग अलग एलिमेंट लेते जाओगे ना, इनको 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 इनको, तो
अल्फा बढ़ते 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 बच्चों मैक्सिमम कितना होगा, इस वाले एलिमेंट के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, थीटा नॉट के बराबर। तो अल्फा की लिमिट 0 से लेकर थीटा नॉट तक लगेगी, 0 से लेकर थीटा नॉट तक। अच्छा, जो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी, जैसे लैम्डा नॉट है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, नीचे से भी बाहर आ जाएगा, आर जो है बाहर आ जाएगा, आर इधर से भी बाहर आ जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा ना बच्चों, कॉस अल्फा डी अल्फा 0 से थीटा नॉट तक इंटू डी अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों साइन अल्फा आर, और लिमिट लगा देना बच्चों साइन थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा नॉट, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट बच्चों जो आएगा ना सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या रखेंगे बच्चों हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन वाई डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम, आर साइन अल्फा लैम्डा नॉट आर डी अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट आर डी अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का कॉस अल्फा, जब लिमिट लगाओगे ना 0 से थीटा नॉट, तो ये आएगा 1 माइनस का कॉस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई थीटा नॉट। तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ऊपर बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये होते हैं बच्चों इनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब बच्चों क्वार्टर रिंग होती है ना, क्वार्टर रिंग में थीटा नॉट किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों पता है कितना आ जाएगा, 2r बाई पाई के बराबर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चों, 2r बाई पाई के बराबर। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द क्वार्टर रिंग बच्चों 2r बाई पाई और 2r बाई पाई होते हैं। ठीक है भाई, तो इनके क्वार्टर रिंग हो या सेमी सर्कुलर रिंग हो, इनके सेंटर ऑफ मास बच्चों फाइंड करके मैं आपको बताता हूं। ये एक्स एक्सेस होगी बच्चों, वाई एक्सेस होगी, ठीक है। तो ये बच्चों क्वार्टर रिंग, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है ना बच्चों, उसका ये डिस्टेंस
2r/पाई के बराबर होता है, और ये डिस्टेंस भी बच्चों 2r डिवाइड बाई पाई के बराबर होता है, और ये एंगल बच्चों 45 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो आता है ना बच्चों, वो इस तरीके से आता है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जो आया ना बच्चों, जैसे इसमें आया सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आया, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया, तो ये हाइट बच्चों YCM कहलाएगी और ये XCM कहलाएगा। तो मान लो ये एंगल हमें पता करना है, मान लो ये बीटा पता करना है, तो पता है tan बीटा किसके बराबर आता है? क्या यहाँ पे स्पेस है? तो जो tan बीटा आता है ना बच्चों, YCM डिवाइड बाई XCM आएगा। YCM की वैल्यू पुट करो तो देखो YCM ये है हमारे पास, डिवाइड बाई XCM, r/θ0 तो कट जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस का cos θ0 डिवाइड बाई sin θ0, ये आएगा 2 sin स्क्वायर θ0 डिवाइड बाई 2 sin θ0 cos θ0 डिवाइड बाई 2। तो tan बीटा जो आता है ना बच्चों, tan θ0 डिवाइड बाई 2 आता है, मतलब बीटा जो आता है ना θ0 डिवाइड बाई 2 के बराबर आता है। सो सेंटर ऑफ मास बच्चों पता है हमेशा किस पे लाई करेगा? इस ये जो इसका एंगल है ना बच्चों, इस एंगल के बाइसेक्टर पे, देखो बीटा इज इक्वल टू θ0 बाई 2 आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास बच्चों लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस आर्क। इस आर्क के एंगल बाइसेक्टर पे बच्चों हमारा सेंटर ऑफ मास जो है लाई करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा। हाँ, ट्यूडो सिमेट्री भी बोल सकते हो आप। तो इसका भी देखो 45 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री था तो 45 डिग्री पे आ गया सेंटर ऑफ मास। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ऑरिजिन ओ से कितनी आ गई बच्चों? तो ये बच्चों पहला वाला केस है क्वार्टर रिंग। दूसरा होता है बच्चों सेमी सर्कुलर रिंग, जो हाफ रिंग होती है ना, सेमी सर्कुलर रिंग, आधी रिंग अगर है तो। अच्छा, ये हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, r cos θ0, y कोऑर्डिनेट ऑफ sin r डिवाइडेड θ0। नहीं, गलत कर दिया ना मैंने। अब इसमें θ0 कितना होता है बच्चों? पाई के बराबर। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां आएगा बच्चों? 0। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, cos थीटा cos पाई होता है बच्चों -1 के बराबर, ये हो जाएगा 2, ये 2r बाई पाई पे आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों यहाँ होगा और डिस्टेंस 2r बाई पाई के बराबर होगी। ठीक है,
तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास बच्चों इस तरीके से हमारे पास आता है 2r/पाई पे। आप ऐसे भी कह सकते थे बच्चों कि हाफ रिंग जो है ना दो क्वार्टर रिंग से मिलकर बनी है, एक इस वाली से एक इस वाली से। इसका सेंटर ऑफ मास 2r/पाई ऊपर होता है, इसका भी सेंटर ऑफ मास 2r/पाई होता है। तो अगर आप इसके मास को इसके सेंटर ऑफ मास पर रख दोगे, इसके मास को भी इसके सेंटर ऑफ मास पर रख दोगे, इधर वाली डिस्टेंस भी 2r/पाई थी, इधर वाली, तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये रिंग के बारे में बच्चों बात हो गई। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है यूनिफॉर्म रिंग का, मतलब अच्छा, पूरी रिंग का कितना कहां पे आएगा बच्चों? वो तो सेंटर पे ही आ जाएगा सिमेट्री से, पूरी रिंग का। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम बात करेंगे डिस्क के बारे में। तो 10 बीटा जो होगा ना यहाँ पे, वो बीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी ना, तो अनडिफाइंड ही आ गया ना, बीटा 90 पे आ रहा है ना, इसलिए। चलो भाई, अब आते हैं बच्चों, एक और टर्म होती है दैट इज कॉल्ड द सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, एक टर्म होती है बच्चों सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है बच्चों ना। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया। एरिया और ऑन सरफेस, सरफेस पे अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है भाई, या एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो हम सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं सिग्मा, इसे बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। अच्छा, जैसे मान लो कोई बॉडी है, अब बच्चों अगर मान लो इसका सिग्मा यूनिफॉर्म है, हर जगह पे यूनिफॉर्मली मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आपने ना। आप यहां पे अगर कोई छोटा सा एरिया लोगे ना बच्चों, डीए, तो इसका जो मास होगा ना डीए एरिया का, डीएम, वो सिग्मा इंटू डीए के बराबर होता है, क्योंकि सिग्मा हर जगह सेम है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तुम, तो ये डीएम डीएम हर एक छोटे छोटे एरिया का मास आ जाएगा, ये टोटल मास आ जाएगा। और सिग्मा बिकॉज यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों डीए का, डीए मतलब टोटल एरिया। तो जब सिग्मा यूनिफॉर्म होता है ना, तो बच्चों ये मास डिवाइडेड बाई एरिया के बराबर होता है। बट
व्हेन सिग्मा इज नॉन यूनिफॉर्म, तो बच्चों मास लिखने के लिए ना आपको इसमें उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है, जो भी इसका फंक्शन दे रखा है ना आपको वो पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज। तो इसको बोलते हैं बच्चों सरफेस मास डेंसिटी। यूनिफॉर्म होता है तब तो बच्चों मास डिवाइड बाई एरिया सिग्मा हो जाता है, मास पर यूनिट एरिया यूनिफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस हमें इस तरीके से इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इस तरीके से बच्चों डिफाइन होता है। तो बच्चों आ जाते हैं अपन जो है बात करते हैं डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ डिस्क। हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, ये बनेगी डिस्क, ठीक है भाई। आधी रोटी टाइप से मानो इसको। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। अब ये पूरी पूरी बच्चों ये पूरा मास फैला हुआ है इसमें ना यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्म है, मास एम है, इसका रेडियस आर है। इसका बच्चों मेरे को सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो क्या करूंगा पता है मैं इस डिस्क को बहुत सारी आधी रिंग से मिलकर बना हुआ कंसीडर करूंगा। मैं ये करूंगा इस डिस्क को मैं डीआर थिकनेस की बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ कंसीडर करूंगा, और इन रिंग की रेडियस बच्चों में धीमे धीमे बढ़ाता जाऊंगा। तो अभी इस रिंग की रेडियस बच्चों स्मॉल आर है, अच्छा डिस्क की रेडियस बच्चों कैपिटल आर के बराबर है। तो जो डिस्क है ना इसकी रेडियस और डीआर हो गया। इस एलिमेंट को मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर रख दूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा,
2r डिवाइडेड बाई पाई पे, क्योंकि किसी भी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है हाफ रिंग का, वो 2r बाई पाई पे आता है। तो इस डीएम मास को मैं यहां पे रखा हुआ मानूंगा। ऐसे ही बड़ी रिंग होगी तो ये भी जो बड़ी रेडियस की होगी उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर आएगा, और बड़ी होगी उसका थोड़ा और ऊपर आएगा, उस और बड़ी होगी उसका और ऊपर आएगा, क्योंकि आर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मास ऐसे रखे हुए माने जाएंगे। इस डीएम का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 2r डिवाइड बाई पाई के बराबर होगा, और यहां पे मैं डीएम मास को कंसीडर कर लूंगा। तो तुम्हें पता होगा कि एक्ससीएम पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और इस डीएम का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है। वाई सी एम पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 2r डिवाइड बाई पाई सिग्मा 2 पाई आर नहीं, पाई इंटू आर इंटू डी आर। ये होगा बच्चों इसका एरिया। इस पूरे का एरिया क्या होगा, तो पाई आर लेंथ हो गई और डी आर इसकी विड्थ हो गई, डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई आर इंटू डी आर। और लिमिट लगा देना बच्चों 0 से लेके r तक। क्यों 0 से r तक, क्योंकि आप इसकी रेडियस को 0 से लेके यहां तक, जो पहली रिंग बनाओगे ना वो 0 रेडियस की होगी, रिंग की रेडियस बढ़ती जाएगी, फाइनल रेडियस कितने की बनेगी, कैपिटल R की। सिग्मा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी, सिग्मा पाई तो कट गया, अच्छा ऊपर से एक पाई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी आर, 2 भी बाहर आएगा, r की पावर 3/3 डिवाइड बाई 4r बाई 3 पाई। ये होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ दी हाफ डिस्क। हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास बच्चों 4r बाई 3 पाई होता है। क्वार्टर डिस्क जो होती है ना बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट भी उसका 4r बाई 3 पाई होता है, और वाई कोऑर्डिनेट भी उसका 4r बाई 3 पाई होता है। मतलब जैसे ये है ना बच्चों क्वार्टर डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई यहां पे आएगा, 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई। इसका भी सेंटर ऑफ मास 4r बाई 3 पाई इधर और 4r बाई 3 पाई इधर। तो जब आप इसके मास को यहां पर रख दोगे, इसके मास को यहां पर रख दोगे, तो इनका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में आ जाएगा 4r बाई 3 पाई हाइट पे। ये क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास ही होते हैं, ठीक है। रिंग और क्वार्टर डिस्क में ये अच्छी बात होती है कि दोनों के सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब हाफ डिस्क में तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ही नहीं इस वाले केस में, ओनली वाई कोऑर्डिनेट आएगा।
पहले वाले सेशन का भी थंबनेल कहाँ है? यस, हो गया भाई। तो ये होता है डिस्क के केस में ना, आधी डिस्क जो होती है ना उसके केस में सेंटर ऑफ मास इस तरीके से पता करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हॉलो स्फेयर। हॉलो हेमिस्फेयर। हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है, यूनिफॉर्म है बच्चों, मास एम रेडियस आर। मतलब इसके लिए भी सिग्मा डिफाइन होगा, इसके सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, पूरे सरफेस पे ऊपर वाले पे ना मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होगा। तो ये हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि ड्यू टू सिमेट्री सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं आएगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब समझ रहे हो, बाउल टाइप से इसको कंसिडर करना है। बाउल होता है ना, उस तरीके से है ये। करें भाई इसके बारे में बात। इसमें कैसे बच्चों एलिमेंट लेंगे हम लोग ना, हम इसको ऐसे कट करेंगे बच्चों ना, ऐसे कट करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके, तो रिंग बनेगी बच्चों। एक सबसे बड़ी रेडियस की रिंग होगी, फिर उसके बाद एक छोटे रेडियस की होगी, फिर और एक रेडियस की होगी। ऐसे बच्चों बहुत सारी हमारे पास रिंग बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अगर तुम इसको कट करते जाओगे ना इस तरीके से थोड़ा ऊपर ऊपर जा जाके, तो मैं इसको बोलूंगा कि हम इसको कट कर रहे हैं किसी थीटा एंगल पे जाके, हमने इसको ऐसे कट कर दिया। अगला कट हमने यहां पे मारा, ठीक है, डी थीटा एंगल पे। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास थीटा, ये हो गया हमारे पास डी थीटा, और ये आ जाएगा बच्चों आर डी थीटा।
ठीक है, ऐसे करके एक रिंग बन जाएगी, हमारे पास एक रिंग आ जाएगी। जिस रिंग की खुद की रेडियस जो होगी ना, इस रिंग की रेडियस, अगर मैं इसको स्मॉल आर बोलूं, तो स्मॉल आर जो होगा ना वो आर कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये जो होगा आर कॉस थीटा के बराबर होगा, और ये जो होगा ये आर साइन थीटा के बराबर होगा। तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, इस रिंग को जो तुम एक पॉइंट मास की तरह रखोगे, यहां पर रखोगे डीएम मास। इस डीएम मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, एक्स तो 0 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा के बराबर आएगा। तो जितनी भी रिंग बनेंगी वो सबका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा। तो मतलब जो पॉइंट मासेस आएंगे, जब तुम रिंग को कंप्रेस करके पॉइंट मास बना बना के रखोगे, वो वाई एक्सिस पर रखोगे, तो क्या सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ सकता है? नहीं, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास का ओनली वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें ये पता लग गया कि एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इस डीएम मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो जैसे ही एक्स रखोगे 0 0 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वाई इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता है आर साइन थीटा के बराबर आ रहा है। अच्छा, डीएम कैसे लिखेंगे? सिग्मा इंटू डीए, नीचे आ जाएगा सिग्मा इंटू डीए। अब इसका डीए कैसे लिखूंगा मैं? डीए, अगर आप इस रिंग को बाहर निकालोगे ना, तो इसकी विड्थ होगी आर डी थीटा के बराबर। जब इसको बाहर निकाल के बच्चों इसमें एक कट मारना, एक तरफ ना यहां से काट देना, काट के जब इसको फैला के जब तुम बनाओगे ना बच्चों, तो यूल गेट अ रेक्टेंगल जिसकी विड्थ होगी आर डी थीटा, और ये होगा बच्चों 2 पाई आर के बराबर, मतलब 2 पाई आर कॉस थीटा के बराबर ये लेंथ होगी। क्योंकि ये रिंग है ना एक स्मॉल आर रेडियस की, उसकी लेंथ क्या आएगी? 2 पाई आर। जब तुम कट मार के उसको खोल के बनाओगे ना, ऐसा बनेगा। तो डीए कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा के बराबर। इसको लाके यहां पे पुट कर दो, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी, सिग्मा बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, कट जाएंगे, आर साइन थीटा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कट जाएगा यहां से ना। लिमिट लगानी है 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक। क्यों 0 से पाई बाई 2 तक? पहला एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा और लास्ट वाला एलिमेंट हमें यहाँ मिलेगा, क्योंकि इस वाले पार्ट के साथ ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कवर होता जा रहा है। तो हमारा इंटीग्रेशन सिर्फ 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा। ये 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आके, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आके कट जाएगा, आर बाहर निकाल लो यहां से। साइन थीटा को टी मान लेना, कॉस थीटा डी टी बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। नीचे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, जो साइन थीटा के बराबर आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 तक। ऊपर बच्चों 1/2 आएगा, नीचे 1 आएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आता है ना, r/2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है बच्चों, वो r/2 हाइट पे होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ दी हॉलो यूनिफॉर्म हेमीस्फीयर जो होता है, वो सेंटर से r/2 हाइट पे होता है। अरे यश, वो लिंक भेजो ना, 1:30 बजे आज वो डीपीपी का डिस्कशन होना है ना, मैम को भी बोलो।
मैम को भी बता ही दो। डन भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, होलो हेमिस्फीयर के बाद में बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर। बोल दिया? मेरी क्लास है, बोल दो कि ठीक है, पर आगे से मतलब स्लॉट को फ्री रखे ना वो। बोल। चलो मैं बात करूंगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर बच्चों, ठीक है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ये इधर एक्स एक्सिस दे रखी है, इधर बच्चों वाई एक्सिस दे रखी है, सॉलिड हेमिस्फीयर है ये। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास बच्चों कैसे पता करते हैं? सॉलिड हेमिस्फीयर में जो मास होता है ना बच्चों, वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब यहां पर रो डिफाइन होता है, विच इज कॉल्ड वॉल्यूम मास
डेंसिटी। सो मास ऑफ डीवी वॉल्यूम जो होता है ना, तो छोटा सा वॉल्यूम अगर आपने लिया उसको हम बोलते हैं डीएम, और वो रो इंटू डीवी के बराबर होता है, ठीक है। तो मास ऑफ डीवी वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डीएम, और डीएम होता है बच्चों रो इंटू डीवी के बराबर। अब इसकी रेडियस मान लो, मतलब इसका डेंसिटी रो दे रखा है, मास इसका कैपिटल एम के बराबर दे रखा है, रेडियस इसकी आर के बराबर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम बहुत सारे हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ कंसीडर करेंगे। ऐसे करके एक हेमिस्फीयर ये हो गया बच्चों, और ये हॉलो की तरह ट्रीट करना है हमें। इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई, इसकी थिकनेस बच्चों डी आर के बराबर हो गई। इसका सेंटर ऑफ मास आएगा बच्चों यहाँ पे आर बाई टू हाइट पे, यहाँ डीएम मास को तुम ले जाके रख दोगे। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ना बच्चों हेमिस्फीयर का डीवी, वो आएगा 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर का स्क्वायर होगा, और थिकनेस कितनी है इसकी, डी आर के बराबर। तो 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी आर इज द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो डीएम आ जाएगा बच्चों मेरे पास रो 2 पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर। ये उसका डीएम आ गया। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है कितना आएगा, वाई इंटू डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम। तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास आर बाई टू इंटू डीएम रो इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई रो इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी आर। रो इंटू टू पाई कट जाएगा बच्चों, यहां से 1/2 बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा आर की पावर 3 डी आर, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, नीचे बचेगा आर की पावर 2 डी आर। ऊपर वाले का इंटीग्रेशन 1/2 आर की पावर 4/4, नीचे वाले का आर की पावर 3/3, एंड यू गेट 3r डिवाइडेड बाई 8। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3r डिवाइडेड बाई 8। ये बच्चों सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाता है 3r/8 के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज 3r डिवाइडेड बाई 8। ये सब याद रखने बच्चों आप लोगों को ना, 3r/8। नेक्स्ट मूव करते बच्चों कैविटी प्रॉब्लम्स।
एक डिस्क है, उसमें से आपने एक होल बना दिया। ये एक होल है और एक यूनिफॉर्म डिस्क थी। इस होल की जो रेडियस है वो r/4 के बराबर है और इसकी जो डिस्टेंस है वो r/2 के बराबर है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r/2 के बराबर है। ये एक्स एक्सिस हो गई। फाइंड दी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। सेंटर ऑफ मास की बच्चों पोजीशन बतानी है। सो बच्चों क्लास की स्ट्रेंथ को देखते हुए मैं एक एक्सपेरिमेंट शायद करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू चेंज द टाइमिंग ऑफ दिस बैच। I am planning to shift this batch again to the 4 p.m. time slot, क्योंकि शायद वो बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं वो आ पाएंगे। नंबर देखो ना आप लोग कितने हैं क्लास में। मुझे वेरी डिसअपॉइंटिंग आज तो, मतलब लाइक ये बैक, और पता है ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहे, बैकलॉग कर करके बैठे हुए हैं, पीछे रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं। ये तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग हो जाता है ना यार मेरे लिए। बैकलॉग होने ही क्यों देते मुझे समझ में नहीं आता। इतना आराम आराम से पढ़ाने वाला फैकल्टी है आपके पास, इतना प्यार से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें भी बैकलॉग हो जाने देते हैं।
4 PM कैसा टाइम है भाई आप लोगों के लिए? आर यू कंफर्टेबल एट 4 PM? क्योंकि कुछ बच्चों को मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमारी कोचिंग से हम फ्री होते हैं मतलब 2 बजे, 4 बजे वाला पुराना टाइम ही कर दो। मेरे को अल्टीमेटली ज्यादा नंबर चाहिए, ठीक है? अगर इस टाइम पे नहीं आएगा तो मुझे उस टाइम पे चाहिए, लेकिन मुझे बच्चे ज्यादा चाहिए। 12 इज बेटर, लेकिन नंबर यार चलो देखते हैं भाई, चलाते हैं कुछ दिन और इसमें। मैं बता रहा हूँ ना, और कोई रीजन नहीं है। पीपल आर वॉचिंग, बट क्या चल रहा है उनका? बैकलॉग। कोई सर्कुलर मोशन के होमवर्क को नहीं कर पाया अभी तक, उसी में अटका पड़ा है। कोई वर्क पावर एनर्जी में अटका पड़ा है। अब सेंटर ऑफ मास और रोटेशन जैसे दोनों उड़ जाएंगे, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन दोनों उड़ जाएंगे। नहीं कर रहा हूं, चलो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है? अभी चेंज नहीं कर रहा, मैं देखता हूं 2-4 दिन और ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? मैं एक बच्चे का भी नुकसान नहीं चाहता, लेकिन चलो देखते हैं अभी, इस हफ्ते देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? कैविटी वाले प्रॉब्लम्स को बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको करने का एक तरीका होता है। बच्चों अगर ये पूरा का पूरा डिस्क होता, पूरा डिस्क होता, मतलब ना यहां से मास नहीं निकाला होता, अगर ये पूरा डिस्क होता, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आता? यहां पे, और वो m टोटल कहलाता, ठीक है ना? अगर ये पूरा होता, ये होल नहीं होता, यहां भी आपने मास भर दिया, ठीक है, यहां पे भी मास भर दिया, तो ये पूरा होता तो उसका सेंटर ऑफ मास बच्चे यहां पे आता, आता ही नहीं आता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये तो पूरी डिस्क का है, मतलब ये होल नहीं होता उसमें, लेकिन यहां पे तो मास ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है एक नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लेंगे। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? हमें कहेंगे कि मान लो जैसे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसी तरीके से जैसे इसकी पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी है, तो हम नेगेटिव सरफेस मास डेंसिटी की एक डिस्क, मतलब जैसे पॉजिटिव मास है ना, वैसे ही कोई ऐसा नेगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जैसे मान लो एक जगह एम मास रख दिया और एक जगह माइनस एम मास रख दिया, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए जी, जो एक्स्ट्रा मास तुमने कंसीडर किया है ना इस वाले पार्ट में, जिसकी वजह से सेंटर मास यहाँ पे आ रहा है, उतना ही एक्स्ट्रा मास नेगेटिव मास यहाँ पे कंसीडर कर लो। तो इस जगह पे पॉजिटिव मास हो गया और वैसा ही नेगेटिव मास हो गया, तो नेट मास क्या हो जाएगा? 0। मतलब होल होल वाली बात आ गई। तो एक बच्चों माइनस का m मास यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका मास इसके बराबर होगा, ठीक है? तो पूरा मास, और यहां पे ये डिस्क, आपने एक माइनस का m मास की एक डिस्क रख दी, जिसका सेंटर मास सेंटर पे आ जाएगा, तो नेट मास बच्चों यहाँ पे 0 हो गया। तो अब सिस्टम आपका पता है क्या हो गया? कैपिटल M मास और ये माइनस m मास। इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 0,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट r/2,0, ठीक है? तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है कितना आएगा बच्चों? माइनस का m इंटू r/2 प्लस का कैपिटल M इंटू 0 डिवाइड बाई कैपिटल M माइनस का स्मॉल m, ठीक है? यही होता है ना m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस का। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों पता है कितना आ जाएगा? अब इस स्मॉल m की वैल्यू रख देता हूं, सिग्मा इंटू पाई r/4 का स्क्वायर, उसकी रेडियस r/4 है, इंटू r/2 डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू पाई r का स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई r/4 का स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर ऊपर से नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का, अच्छा नीचे आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 16 r स्क्वायर।
और ऊपर 16 है तो 16 से 16 कट जाएगा, माइनस का r डिवाइड बाई 30 सेंटीमीटर आ रहा होगा, सॉरी। तो ये आ रहा होगा बच्चों इसका आंसर ना, माइनस का r डिवाइड बाई 30 के बराबर। तो ये नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट लगा के बच्चों जो होल होता है ना उसको पहले फिल कर दो, तो तुम्हें सिमेट्री से पूरी बॉडी का सेंट्रो मास पता लग जाएगा। और अब उस होल वाली जगह पे आप नेगेटिव मास कंसीडर कर लो, आपके पास बच्चों ये आ जाएगा। अब आपका जो असाइनमेंट है बच्चों, होमवर्क जो है, एक तो मैंने इसकी शायद शीट अपलोड कर दी है तुम लोगों को ना, एक दो दो क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा अलग से। और अगली क्लास में डिस्कस होने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग ना सेंट्रोमास का। तो सेंट्रोमास का जो अगला आपका जो होमवर्क है बच्चों, दैट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 9 आपको कंप्लीट करके आना है, एक्सरसाइज 1। और सब्जेक्टिव का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। और ओके, एक दो डेरिवेशन और करके आने आपको ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड एंड हॉलो कोन। हॉलो कोन और सॉलिड कोन, इनके सेंटर ऑफ मास भी आपको पता करके ये रेडियस है बच्चों, ये इसकी हाइट है, और ये वाली साइड ओपन है, ठीक है, हॉलो है ये। ठीक है, ये बच्चों सॉलिड कोन और हॉलो कोन के सेंटर ऑफ मास बच्चों आप लोगों को खुद से पता करने हैं। और ये डेरिवेशन साथ में, मतलब जो मैंने आपको आज होमवर्क दिया है, ये सारा कंप्लीट करके आप कल आइएगा। कल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पढ़ेंगे हम लोग, और इनका पहले डेरिवेशन करेंगे इन दोनों का। और कल ही बच्चों मैं आप लोगों को डिस्कशन भी कराऊंगा, ठीक है। डिस्कशन कराने के बाद हम लोग जो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे लीनियर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं बच्चों, उसको हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, ठीक है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए भाई, ये हो गया कंप्लीट आपका आज का सेंटर ऑफ मास का, सारे डेरिवेशंस हमने कर लिए, ठीक है। कल मिलते हैं बच्चों सेम टाइम, तब तक के लिए